नमस्कार दोस्तों, सचिन गोस्वामी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि संविधान चल रहा है आप लोगों के सामने, और आप संविधान और हम आशा करते हैं कि आप काफ़ी मेहनत के साथ तैयारी में लगे हुए होंगे। तो साथ साथ हम आप लोगों को गाइड करने के लिए, आप लोगों को जो है पढ़ाने के लिए पूरे तरीके से तत्पर हैं और पूरी मेहनत आप लोगों के साथ कर रहे हैं और करते रहेंगे। ठीक है। तो अब इसी कड़ी में हम संविधान का जो है एक अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक क्या, असलियत में टॉपिक तो यहीं से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि अब से पहले आपने दो टॉपिक पढ़े। ठीक है, प्रस्तावना और प्रस्तावना से पहले संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा और प्रस्तावना मैं आप लोगों से आशा करता हूं कि आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और शायद आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और आपने जो क्वेश्चंस, प्रीवियस क्वेश्चंस लगाए होंगे तो आप अच्छे तरीके से टिक कर पाए होंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसी कड़ी में हम कुछ अगला, अब अगले का मतलब क्या है, देखिए आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि 22 भाग संविधान में है। संविधान आप लोगों का चल ही रहा है। ठीक है, संविधान, तो संविधान में जो 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं, आर्टिकल हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियां हैं। तो अब हम इन्हें पढ़ेंगे, किसे भाग से स्टार्ट करेंगे कि भाग एक के अंदर, ठीक है, 22 अध्याय हैं, फिर उसके अंदर जो है टॉपिकों में बटा हुआ है। तो टॉपिकों को हम मान लेते हैं आर्टिकल है वो। तो अब उसी को हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं वो तो सभी प्रोविजन, देखिए संविधान सभा तो क्या थी उसके बारे में, संविधान के बारे में परिचय आप लोगों ने जाना। ठीक है ना, संविधान सभा कैसे बनी, संविधान सभा किस योजना के आधार पर बनी, संविधान सभा में कितने सदस्य थे, संविधान सभा में कौन सी बैठक, पहली बैठक हुई, संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी। फिर उसके बाद प्रस्तावना, जो कि आप लोगों को पता है कि प्रस्तावना पहला पृष्ठ है संविधान की किताब का। ठीक है, और फिर उसके बारे में आप लोगों ने जाना। और प्रस्तावना एक संक्षिप्त रूप पूरे संविधान का जो लिखा हुआ है, और आप उसे मान सकते हैं कि वो संविधान का, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, तो इन द सेंस मैं कह सकता हूं कि वो संविधान का जो भाग स्टार्ट होता है, और इसीलिए माना था कि संविधान का भाग तो स्टार्ट भाग एक से होता है, संविधान का अंग तो वो कहलाएगा जो भाग एक से स्टार्ट होता है। लेकिन फिर केरल, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है, और इसलिए उसमें आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो यही सारी चीजें हैं। अब देखिए हम चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं भाग एक। भाग एक, और भाग एक में क्या है, अनुच्छेद 1 से 4। अब आप मुझे ये बताइए, जब आप सबसे पहले संविधान निर्माताओं ने, जब हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान बनाया होगा तो सबसे पहले क्या सोचा होगा? सबसे पहले तो यही सोचा होगा कि सबसे पहले हम अपने सारे देश को संगठित करें। ठीक है नहीं, अपने सारे देश को संगठित करें। अब देखिए तो सबसे पहले हमारा जो भाग एक है, आर्टिकल 1 से 4, ये बताता है कि भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, अब इसमें एक एक आर्टिकल के बारे में जानेंगे। तो हमारा अनुच्छेद 1 क्या कहता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात आप लोगों को पता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन है, ये मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, और यही चीज हमारे आर्टिकल 1 में लिखी हुई है। ठीक है नहीं, कि भारत राज्यों का संघ है। और संघ वो एक अलग इशू है कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो संघ है वो अर्ध संघीय प्रकृति का है। ठीक है, अर्ध संघीय सरकार है हमारी, और वो अर्ध संघीय जो कार्यपालिका है वो हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, तो भारत राज्यों का संघ है, तो आर्टिकल 1 यही बोलता है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। ठीक है,
अनुच्छेद 1 कहता है इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है फिर? अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि हमारे भारत को, यानी कि हमारे भारत की सरकार को विदेशी क्षेत्रों को, मान लीजिए अगर कोई विदेशी क्षेत्र है, कोई विदेशी क्षेत्र है, जिस तरीके से सिक्किम हमारे भारत में, अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो सिक्किम हमारे भारत में मिला लिया गया था, तो विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाना, विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाना, यह आर्टिकल 2 कहता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो भारत है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, और अगर कोई विदेशी क्षेत्र, हमारे भारत से बाहर का क्षेत्र, विदेशी क्षेत्र का मतलब भारत से बाहर का क्षेत्र, अगर चाहे हमारे भारत में मिलना, तो हमारे भारत की संसद जो है उसे मिला सकती है। ठीक है, तो विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाना, ये आपका आर्टिकल 2 में है। अब आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि भारतीय क्षेत्र में मिलाना, और ये किसकी शक्ति है? संसद की शक्ति, संसद की शक्ति। ठीक है ना, कि विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाना, संसद की शक्ति। अब भारतीय क्षेत्र में राज्यों के नाम, सीमा या क्षेत्र में परिवर्तन, तो ये देखिए, ये सारी चीजें जो हैं, या क्षेत्र में परिवर्तन। तो आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 कहता है कि हमारे भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं, जैसा कि आप लोगों को इस समय पता है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश इन द सेंस संघ शासित प्रदेश, यानी कि जिन पर केंद्र का शासन होता है। ठीक है नहीं, और 28 राज्य वो हैं जिनके अंदर विधानसभाएं हैं, जो अपने आप में पूर्ण राज्य हैं। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, अब इनमें से किसी भी, अनुच्छेद 3 इस बात को कहता है, अनुच्छेद 3 कहता है कि किसी भी देश में किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है संसद किसी भी राज्य की सीमा को बदल सकती है। ठीक है, अब ये दोनों ही काम जो हैं, ये दोनों ही जो आर्टिकल में दिया गया है, ये राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर ये काम करना होगा। हालांकि वो सूचना नाम मात्र की है, लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर राष्ट्रपति को जो है इन कामों, दोनों आर्टिकल में दिए गए प्रोविजंस को करने से पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर आप भारत में के क्षेत्र में राज्यों के नाम बदल सकते हैं, किसी भी राज्य का नाम बदल सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि आगे पढ़ेंगे, राज्यों के नाम बदले गए हैं। ठीक है ना, संसद के द्वारा, और किसी भी राज्य की सीमा चेंज कर सकते हैं, और किसी नए राज्य का, किसी राज्य में से तोड़कर किसी नए राज्य का गठन कर सकते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति उस राज्य को, जिस राज्य में से, जैसे कि आंध्र प्रदेश राज्य में से तेलंगाना अलग किया गया 2 जून 2014 में, तो आंध्र प्रदेश जो राज्य था, आंध्र प्रदेश, अब ये राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को सूचित करेंगे, राष्ट्रपति उस राज्य के विधानमंडल को सूचित करेंगे और उससे सलाह मांगी जाएगी। विधानमंडल अपनी सलाह देगा, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए ना ही तो राष्ट्रपति बाध्य है और ना ही संसद बाध्य है। ठीक है नहीं, जैसे कि आप उदाहरण देखिए, आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ 2 जून 2014 में, तो तेलंगाना राज्य को अलग करने के लिए आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने प्रस्ताव पास नहीं किया। आंध्र प्रदेश के विधानमंडल में प्रस्ताव पास नहीं हुआ, और आंध्र प्रदेश के विधानमंडल ने मना कर दिया कि हम अपने राज्य का बंटवारा नहीं चाहते हैं। लेकिन उसके बाद भी क्या था? संसद ने जो है उसका बंटवारा कर दिया। ठीक है ना, क्योंकि चुनाव वगैरह आ रहे थे, तो उनमें जो है पॉलिटिकल इश्यू की वजह से, क्योंकि उनके पास पावर है और उन्होंने ऐसा कर दिया। तो ये किसकी शक्ति है? ये संसद की शक्ति है। संसद चाहे तो उसे क्या कर सकता है? उसे अलग कर सकता है, नामों में परिवर्तन कर सकता है, सीमाओं में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है नहीं, राज्यों का जो है राज्यों का बंटवारा कर सकता है। तो ये सारी शक्ति जो है संसद के पास है।
किसके पास है ये सारी शक्ति? ये सारी शक्ति संसद के पास है। और राष्ट्रपति की पूर्व सूचना के बाद ये भी विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिलाना, भारत से बाहर का कोई क्षेत्र जैसे कि सिक्किम है, भारत से बाहर का कोई क्षेत्र अगर भारत में मिलना चाहता है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर, राष्ट्रपति को सूचना देकर, राष्ट्रपति भी उस चीज को मना नहीं करेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति को सूचना देकर, केवल और केवल नाम मात्र की सूचना, अगर वो मना करेंगे उसके बाद भी वो मान्य नहीं होगा, ठीक है। राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर विदेशी क्षेत्रों को भारत में मिला लिया जाता है। तो ये बोलता है आर्टिकल 2, ठीक है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था 1975 में, 1975 में सिक्किम में चोग्याल का शासन हुआ करता था। तो सिक्किम के लोगों ने अपने यहाँ पर सिक्किम के लोगों ने अपनी मंशा जाहिर की कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं, क्योंकि सिक्किम के ऊपर है तिब्बत, अभी दिखाऊंगा आपको मैप बना के। तो सिक्किम के ऊपर तिब्बत है और तिब्बत से जो है वो चीन का एक हिस्सा है, तो उधर से चीन की तरफ से उन लोगों को थोड़ा जो है परेशानी महसूस हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि भारत में शामिल होना ज्यादा उचित रहेगा, तो उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की और वहां पर जनमत कराया गया। तो उसके बाद उन्हें जो है भारत में मिला लिया गया 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में, ठीक है। तो संसद, भारत की संसद अगर चाहे तो किसी भी विदेशी क्षेत्र को, अब ये आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 की जो दोनों बातें हैं, इन दोनों बातों को करने के लिए संसद पहले क्या करेगी? राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगी, राष्ट्रपति को सूचना देगी। लेकिन अब होगा क्या? अब देखिए, अब इन्हें, अब आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 कहता है कि संसद की जो ये शक्ति होगी, संसद की जो ये शक्ति होगी, किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए, किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता से मतलब कि 2/3 बहुमत। देखिए, इसे मैं मिटा देता हूं। देखिए आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि किसी विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। देखिए बहुमत जो है आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, और जो इसमें संविधान में संशोधन होगा वो संशोधन आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग नहीं माना जाएगा। देखिए आर्टिकल 368 जो संविधान संशोधन है, वैसे संविधान संशोधन नॉर्मली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो साधारण बहुमत, साधारण बहुमत में क्या होता है? 50% से अधिक जिसे बहुमत मिल गया, 50% से एक अधिक जिसे बहुमत मिल गया वो साधारण बहुमत। एक होता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत क्या होता है? ये होता है 2/3 बहुमत, 66 सही 2/3% बहुमत चाहिए। और तीसरा होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों, आधे से अधिक राज्यों का बहुमत, आधे से अधिक राज्यों की इच्छा, ठीक है। तो आधे से अधिक राज्यों की सहमति चाहिए और विशेष बहुमत, दूसरा विशेष बहुमत। तो आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग जो संविधान संशोधन माना जाता है वो केवल ये माना जाता है जो संविधान में संशोधन इनके अकॉर्डिंग होता है, इतने बहुमत से होता है, वो आर्टिकल 368 में आता है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल बहुमत के द्वारा हम इसमें, संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है नॉर्मल बहुमत के द्वारा। तो आर्टिकल 4 में यही लिखा हुआ है कि विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। किसी भी साधारण विधान की तरह, किसी भी साधारण विधान की तरह, किसी भी साधारण विधान की तरह इस प्रस्ताव को पास किया जा सकता है, किसी भी साधारण विधान की तरह इस प्रस्ताव को पास किया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 4 कहता है, ठीक है। अब ये आर्टिकल 4 एक और बात कहता है, आर्टिकल 4 एक और बात कहता है। क्या कहता है आर्टिकल 4 एक और बात? ये कहता है कि भारत जो है, देखिए समझिए, भारत विनाशी राज्यों का, आर्टिकल 4 में ही है ये चीजें भी, भारत विनाशी राज्यों का
अविनाशी संघ है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत का विनाश नहीं हो सकता, इसका अर्थ है भारत का विनाश नहीं हो सकता, राज्यों का विनाश हो सकता है। किसी भी राज्य को खत्म किया जा सकता है, कोई नया राज्य बनाया जा सकता है, ठीक है ना। राज्यों का विनाश तो हो सकता है, ठीक है, राज्य अलग नहीं हो सकता है भारत से, लेकिन अविनाशी संघ है, ठीक है। तो विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, ये भी आर्टिकल 4 में ही है, ठीक है। अब तो ये आप लोगों ने पढ़ा भैया, क्या पढ़ा? आर्टिकल 1 से 4 तक। क्या पढ़ा आर्टिकल 1 से 4 तक? आर्टिकल 1 से 4 तक क्या है? आर्टिकल 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 क्या तक कहता है कि भारत से बाहर का जो क्षेत्र है, अगर वो हमारे भारत में शामिल होना चाहता है तो उसे शामिल करने की शक्ति संसद को प्राप्त है, ठीक है नहीं। आर्टिकल 2 ये कहता है विदेशी क्षेत्र को भारत में मिलाना संसद की शक्ति है, आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारतीय क्षेत्र के अंदर जो भी क्षेत्र है, जो भी राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, उन सब की नामों में, सीमाओं में, क्षेत्रों में परिवर्तित करने की जो शक्ति है वो किसे है? वो राष्ट्रपति को, संसद को है, ठीक है। और आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, इन दोनों में जो भी परिवर्तन किया जाना है, उन दोनों में किए जाने वाले कार्य को करने से पहले संसद किसे जो है, पूर्व राष्ट्रपति को इस काम से पहले सूचना दी जाएगी, तो राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर संसद इस काम को कर सकती है। और आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 कहता है कि किसी विशेष बहुमत के बिना, किसी विशेष बहुमत के अलावा साधारण विधेयक की तरह, जिस तरीके से एक साधारण विधेयक को पास किया जाता है, साधारण विधेयक की तरह इस प्रस्ताव को, इस विधेयक को पास किया जा सकता है, ठीक है नहीं। जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में दिया गया है वो किसी भी साधारण बहुमत के तरह, साधारण बहुमत से मतलब 50% से एक अधिक वोटों से ही संसद में वोटिंग होगी। संसद में जो एमपी की वोटिंग होगी तो उस एमपी की वोटिंग में 2/3 बहुमत की जरूरत नहीं है, 50% से एक अधिक बहुमत से ही पास कर लिया जाएगा, 50% से एक अधिक बहुमत से ही, ठीक है। तो ये आर्टिकल 4 कहता है। आपने 1 से लेके 4 तक आर्टिकल पढ़े, ठीक है। चलिए अब इससे आगे हम लोग देखते हैं, अब राज्य पुनर्गठन के ऊपर देखते हैं कि हमारा कौन सा राज्य कब बना, ठीक है। इससे पूछ लिया जाता है कौन सा राज्य किस नंबर का है, कौन सा राज्य कब बना है, ठीक है। ये सारी चीजें हम देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले जो है, अब इनके ऊपर कुछ आयोग, कुछ समितियां, इसकी पृष्ठभूमि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले एसके धर आयोग बना, एसके धर आयोग। अब ये एसके धर आयोग क्या है? देखिए एसके धर आयोग 1948 में बना। देखिए किसी भी काम को, किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी काम के लिए जो है सरकार समितियों के माध्यम से काम करती है, समिति गठित करती है, समिति उसके जो है समिति उसके ऊपर काम करती है, उसके फैक्ट्स जो है वो इकट्ठे करती है और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स हैं उन सब के ऊपर समिति, कोई भी कमेटी, समिति काम करती है। और ऑलमोस्ट उस समिति के जो मेंबर और अध्यक्ष होते हैं वो ऑलमोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस वगैरह होते हैं। तो अब वो समिति जो रिपोर्ट सौंपती है, उस रिपोर्ट को मानना या ना मानना, रिपोर्ट सौंपती है, वो बताती है सरकार को कि ये काम किया जा सकता है या ये काम नहीं किया जा सकता है, लेकिन उस रिपोर्ट को मानना या ना मानना सरकार के लिए बाध्य नहीं है, ठीक है नहीं, सरकार उसे माने या ना माने। अब एसके धर आयोग बना 1948 में। तो 1948 में इस एसके धर आयोग ने कहा, इसने कहा कि राज्यों का जो है भाषा के आधार पर गठन नहीं किया जा सकता, राज्यों का भाषा के आधार पर गठन किया भी नहीं जाना चाहिए और किया नहीं जा सकता है, ठीक है। चलिए उसके बाद तो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि राज्यों के गठन से संबंधित, निम्न में से राज्यों के गठन से संबंधित आयोग कौन सा है? उसमें आयोग दे देता है, सहकारी आयोग दे दिया और कोई आयोग दे दिया, एसके धर आयोग दे दिया, इस तरीके से आपको ऑप्शन डाल देगा तो एसके धर आयोग इसी से संबंधित है। फिर उससे आगे एक जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, ये भी 1948 में गठित हुई। अब ये 1948 में गठित हुई, इसमें क्या था? जेवीपी समिति में नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग थे। इन 3 लोगों की समिति थी। इन्होंने भी फिर 1948 में इन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी और इन्होंने भी कहा कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं किया जाना चाहिए।
अब जब इस किस रिपोर्ट आई, तो इसकी रिपोर्ट आने के बाद, जब इसकी रिपोर्ट आई तो इसकी रिपोर्ट आने के बाद क्या हुआ कि एक साउथ में, आंध्र प्रदेश में एक श्री पोटी रामुल्लू नाम के एक व्यक्ति थे। इन व्यक्ति ने जो है अनशन कर दिया, और वो अनशन किया 56 दिन तक। अनशन के बाद जब इन्होंने आमरण अनशन किया, ठीक है नहीं, मतलब बिना खाए पिए बैठ जाना अनशन पर, तो इन्होंने जो है आमरण अनशन किया, और आमरण अनशन 56 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो जाने से सरकार को मजबूर होकर जो है सरकार मजबूर हो गई, मतलब इन्होंने जो है क्या किया, ये पोटी रामुल्लू ने जो है इन्होंने अनशन कर दिया। अब इनसे अनशन होने के बाद सरकार मजबूर हुई, और सरकार ने जो है 1953 में, ठीक है ना, जब इन्होंने 1948 में रिपोर्ट सौंपी, तो इनकी रिपोर्ट सौंपने के बाद भी श्री पोटी रामुल्लू ने अनशन किया। अनशन करने के बाद जो है 56 दिन के अनशन के बाद जो इनकी मृत्यु होगी, और इनकी मृत्यु के बाद मजबूर होकर सरकार ने 1953 में क्या किया, सरकार ने 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कर दिया, तेलुगु भाषी राज्य, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश तेलुगु भाषी, क्योंकि ये जो तेलुगु भाषी लोग थे ये अपने आंध्र प्रदेश राज्य का गठन मांग रहे थे, किससे, मद्रास से अलग। ये जो मद्रास राज्य है हमारा, देखिए रफली बना रहा हूं थोड़ा सा, देखिए यहां पर जो तमिलनाडु है, मद्रास का नाम था पहले, तमिलनाडु का नाम था मद्रास, तो मद्रास राज्य से जो है तमिलनाडु से अलग हुआ, मतलब मद्रास राज्य से अलग हुआ क्या, आंध्र प्रदेश। तो यहां पर आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो जो तेलुगु भाषी लोग थे, तेलुगु भाषी लोग अपनी मांग कर रहे थे किसकी, आंध्र प्रदेश राज्य की। तो तेलुगु भाषी जो राज्य था मद्रास से अलग कर दिया गया, मद्रास से अलग हुआ, और मद्रास से अलग होकर वो कहलाया आंध्र प्रदेश। क्या बना वो, आंध्र प्रदेश। तो 1953 में जो है आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया सरकार ने। तो अब क्वेश्चन बनता है कि बताइए भारत का भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य, तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होगा, आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर भारत का सबसे पहला राज्य कौन सा बना, तो वो बना आंध्र प्रदेश, जो मद्रास राज्य से अलग हुआ, ठीक है नहीं, पहले इसका नाम मद्रास था, जो मद्रास राज्य से अलग हुआ और वो बना आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इससे आगे, अब जब ये अलग हो गया, तो अलग होने के बाद क्या हुआ, अलग होने के बाद मांगे उठ गई, ठीक है नहीं, अलग होने के बाद मांग उठी किस चीज की, देश के कोने कोने में मांग उठने लगी अपने राज्यों को बांटने के लिए, यानी कि भाषा के आधार पर, कि हम भी अब भाषा के आधार पर राज्य अलग करवाना चाहते हैं, इस चीज की मांग उठने लगी। जब मांग उठने लगी तो सरकार ने जो है क्या किया, सरकार ने एक आयोग गठित किया, फजल अली आयोग, 1953 में। 1953 में ही एक फजल अली आयोग का गठन किया। फजल अली आयोग का गठन 1953 में किया, और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1956 में सौंपी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए फजल अली आयोग का गठन कब हुआ, तो फजल अली आयोग का गठन 1953 में हुआ, और फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, 1956 में। अब इस जो फजल अली आयोग ने रिपोर्ट सौंपी, इसने कहा कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया तो जा सकता है। फजल अली आयोग ने कहा कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जा सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त होगी। उसकी शर्त यह होगी कि यह नहीं होना चाहिए कि एक भाषा एक राज्य, एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, इसका ये देखिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं यूपी बिहार के लोगों के साथ जो है कई बार महाराष्ट्र वगैरह में जो है वहां पर जो है क्षेत्रवाद वाली कंडीशन खड़ी हो जाती है। वो लोग जो है उधर से इधर वाले लोगों को भगाने की कोशिश करते हैं, तो ये क्या है, ये क्षेत्रवाद है। तो वो मराठी भाषा वहां पर बोली जाती है, और मराठी भाषी राज्य यूपी और बिहार वाले राज्यों को वहां एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो इसलिए नहीं करते। तो इस तरह की कंडीशन नहीं आनी चाहिए। अगर कोई मान लीजिए तेलुगु भाषी राज्य है
और तेलुगु भाषी राज्य का अलग से जो है उसे आंध्र प्रदेश बना तो दिया, लेकिन अगर कोई तेलुगु भाषी बोलने वाला व्यक्ति तमिलनाडु में या मद्रास में रहना चाहता है तो उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं, मतलब एक भाषा एक राज्य का सिद्धांत नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया जा सकता है। ये फजल अली आयोग की रिपोर्ट आई। अब इस ने जो है इसमें इस रिपोर्ट में कुछ परिवर्तन करके सरकार ने क्या किया, सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश, संघ शासित प्रदेश, 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बना दिए। अब से पहले क्या होते थे, इससे पहले राज्य 4 हिस्सों में, मतलब राज्यों की जो श्रेणियां थी वो 4 श्रेणियां थी, ठीक है। अब राज्यों की केवल 2 श्रेणियां बना दी, 14 राज्य बना दिए और 6 केंद्र शासित बना दिए, ठीक है। तो 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956, 1 नवंबर 1956 में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया। अब इससे आगे हम समझते हैं, ठीक है। तो ये सारा मामला आपने समझा। अब इससे आगे हम आते हैं कि कौन सा राज्य कब बना। तो देखिए सबसे पहले अब जब 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, तो उससे आगे आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि अब तो मांग जो है वो उठनी थी, ठीक है नहीं। तो लोग जो है जगह जगह अब कहां मांग उठी हुई है, देखिए सबसे पहले तो सबसे पहले यहां पर ये आपका यहां पर हुआ करता है, देखिए ये है महाराष्ट्र और ये है गुजरात, ये है आप लोगों का गुजरात और ये है महाराष्ट्र, और ये सारा हुआ करता था, ये बंबई हुआ करता था। तो बंबई राज्य से 1960 में 2 राज्य, बंबई राज्य से 1960 में 2 राज्य, गुजराती भाषा बोलने वाले गुजरात, यहां पर गुजराती भाषा बोली जाती थी, तो गुजराती भाषा बोलने वालों के लिए गुजरात तथा मराठी भाषा बोलने वालों के लिए महाराष्ट्र राज्य बनाया गया। 1960 में बंबई राज्य से, ये अकेला एक बंबई राज्य हुआ करता था, ठीक है ना। और इसी बंबई के पूना लोकसभा क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चुनाव जीतकर आए थे दोबारा, ठीक है नहीं। बंगाल जब पाकिस्तान में चला गया था, पूर्वी पाकिस्तान में, तो ये वहां से जो है चुनाव जीतकर आए थे। तो बंबई राज्य से 1960 में 2 राज्य बने, एक गुजरात गुजराती भाषी लोगों के लिए और महाराष्ट्र मराठी लोगों के लिए, ठीक है, 1960 में। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद तो देखिए 14 के बाद 15 और जो आपका एक में से 2 बन गए, तो राज्य कितने हो गए, 16 राज्य हो गए, ठीक है। तो 16वां राज्य जो है आपका 14 के बाद 15, तो 15 राज्य हो गए। अब 15 राज्य में आप कोई सा भी इनमें से लगा सकते हैं, 15 गुजरात भी हो सकता है, महाराष्ट्र भी हो सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं 16वां राज्य की, 16वां राज्य, तो 15वां राज्य तो आपका जो है गुजरात या महाराष्ट्र, ये दोनों बने, ठीक है ना। एक 14 नाम से हो गया, एक 15 नाम से हो गया, तो राज्य हो गए 15। अब 16वां राज्य कौन बना, तो 16वां राज्य बना नागालैंड, 16वां राज्य बना नागालैंड 1963 में। कब बना, 16वां राज्य नागालैंड 1963 में बना। और ये नागा पहाड़ियों आप जानते हैं, ठीक है नहीं, मैं ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, नागालैंड में नागा पहाड़ियां हैं, नागा पहाड़ियों एवं कहां है नागालैंड, देखिए यहां पर है नागालैंड, यहां पर जो है ये आपका यहां पर ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ नागालैंड, ठीक है, फिर यहाँ पर जो है मणिपुर, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो है मिजोरम,
फिर ये हुआ है त्रिपुरा, ठीक है नहीं, इस तरीके से ये है त्रिपुरा, ठीक है, फिर ये है मेघालय और ये है असम, ठीक है, इस तरीके का सारा सिस्टम है। ठीक है, ये क्लियर। ये है, अब ये ऐसे, ठीक है, यहां से ऐसे। अब ये जो यहाँ का आपका जो है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, तो यह नागालैंड में जो है मणिपुर की, सॉरी, नागालैंड में नागा पहाड़ियां है, तो नागा पहाड़ियां तथा असम के त्विनसांग को जोड़कर नागालैंड राज्य का 1963 में गठन किया गया। उसके बाद ये आपका हुआ 16वां राज्य, 17वां राज्य, 17वां राज्य, 17वां राज्य पंजाब। पंजाब में से बांटा गया, पंजाब नहीं, पंजाब में से बांटा गया हरियाणा, तो हरियाणा हुआ 17वां राज्य, ठीक है नहीं, कब? 1966 में। 1966 में पंजाब, पंजाब को उस समय पेप्सू कहा जाता था, ठीक है नहीं, पेप्सू, तो पंजाब में से हरियाणा राज्य बांटा गया, तो हरियाणा जो है वो 17वां राज्य हुआ और जिसका गठन 1966 में हुआ, ठीक है। और इसी के साथ साथ चंडीगढ़, तो इसमें जो है, इसमें से देखिए पंजाब में से एक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और चौथा हिमाचल प्रदेश, इस तरीके से इसके 4 हिस्से हुए। तो पंजाब से हिंदी भाषी राज्य हरियाणा अलग कर दिया गया, ठीक है नहीं, और चंडीगढ़ जो है केंद्र शासित राज्य के रूप में जो है हो गया, ठीक है नहीं, केंद्र शासित। अब ये केंद्र शासित चंडीगढ़ 1966 में, उसके बाद इसी पंजाब में से 18वां राज्य, 18वां, तो 17वां कौन सा हुआ? हरियाणा, 17वां हुआ आपका हरियाणा, ठीक है, 1966। फिर उसके बाद 18वां राज्य हुआ आपका हिमाचल प्रदेश। मतलब जो भी आपका पहाड़ी क्षेत्र था, उस पहाड़ी क्षेत्र को अलग करके हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया 1971 में। किसका गठन किया गया? हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया 1971 में, ठीक है। तो ये 16वां, 17वां और 18वां राज्य 1963, 66 और 71। अब उसके बाद, ठीक है, तो इस तरीके से हरियाणा से, और आपको पता है कि हरियाणा के साथ ही चंडीगढ़ राज्य को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अलग किया गया 1966 में ही, ठीक है ना, जो पंजाब और हरियाणा की दोनों की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद 19, 20 और 21 ये 3 राज्य एक साथ बनाए गए। कौन कौन से? मणिपुर, त्रिपुरा तथा उपराज्य कहलाता था मेघालय। उपराज्य कहलाता था। अब तक मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? 1971 में। कब दिया गया? 1971 में, ठीक है। तो 19वां, 20वां और 19वां राज्य कौन सा हुआ? फिर मणिपुर। 20वां राज्य कौन सा हुआ? त्रिपुरा। 21वां राज्य कौन सा हुआ जो उपराज्य के रूप में था अब तक? मेघालय, ठीक है नहीं। इन तीनों राज्यों को 1971 में, ठीक है नहीं, इन 63, 66, ये 71 में, ये है, ये 72 में, सॉरी, ठीक है ना, 1972 में इन तीनों राज्यों को 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा तथा उपराज्य मेघालय को 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। तो ये आपके 16, 17, 18, 19, 20, 21। अब इससे आगे चलते हैं। ये 1972 है, 1972। अब इससे आगे चलते हैं। 21 तक आपका हो गया 22वां राज्य। अब देखिए 22वां राज्य कौन सा बना? 22वां राज्य जो है, देखिए सिक्किम। 22वां राज्य सिक्किम पूर्ण राज्य बना, ठीक है, जो क्षेत्रफल, जो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है, ठीक है। तो 22वां राज्य बना सिक्किम, और ये सिक्किम 22वां राज्य 1975 में बना, और ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा बना। 36वें संशोधन के द्वारा। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा
सिक्किम 22वां राज्य बना, ठीक है ना 1975 में, जबकि सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, जबकि सिक्किम को 35वें संशोधन के द्वारा 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा भारत में संबंध राज्य के रूप में, यानी कि सह संबंध राज्य के रूप में जो है, ठीक है ना, संबंध मतलब अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में उसे रखा गया 1 साल के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है सिक्किम में चौकियारों का शासन हुआ करता था, तो इन लोगों ने जो है अपनी इच्छा जाहिर की कि हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो 1974 में जो है, अब इन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो नहीं है, हम लोग जो है, देखिए ये है सिक्किम, ये अब ये सिक्किम है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर है ये आप लोगों का तिब्बत, और तिब्बत से ऊपर ये सारा इलाका जो है ये चीन का इलाका है। तो इन्हें चीन से खतरा था, तो इन लोगों ने जो है कहा कि भी हम भारत में शामिल होना चाहते हैं। तो इन्होंने कहा कि भी हम थोड़े से तो लोग हैं, ऐसा तो नहीं है कहीं आप लोग जो है हमें कुछ को यहाँ पर भेज दो, कुछ को वहां भेज दो, कुछ को यहाँ भेज दो, ऐसी तो कंडीशन नहीं है। इन्होंने कहा कि भी हम तो वसुधैव कुटुंबकम वाले इंसान है, हम ऐसा नहीं कर सकते, भारत ने कहा, ठीक है नहीं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम 1 साल आप लोगों के साथ रहकर देखते हैं, ठीक है। तो इन्होंने जो है 1 साल रहकर देखा, 1974 में इसे संबंध राज्य के रूप में जो है अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। और उसके बाद 1 साल तक ये लोग जो है हमारे भारत में संबंध राज्य के रूप में रहे, लेकिन उसके बाद 36वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें भारत में पूर्ण राज्य के रूप में मिला दिया गया, भारत में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 22वें राज्य के रूप में 1975 में, 1975 में, ठीक है। अब 22वां राज्य आपका हो गया। अब देखिए अब इससे आगे है 23वां और 24वां राज्य, 23वां व 24वां। तो भैया देखिए 23वां राज्य जो है ये है मिजोरम, 23वां राज्य बना मिजोरम। कौन सा राज्य बना 23वां राज्य बना मिजोरम, और 24वां राज्य बनाया गया अरुणाचल प्रदेश को, ठीक है ना। ये पूर्ण राज्य की बात कर रहा हूं मैं सारी टोटल, 23वां राज्य है मिजोरम और 24वां राज्य अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। कब दिया गया? 1987 में दिया गया। कब दिया गया? 1987 में दिया गया। उसके बाद 25वां राज्य, 25वां राज्य आपका बना गोवा, 25वां राज्य बना गोवा 1987 में ही। इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, और ये 1961 में दमन एवं दीव और गोवा को जो है पुर्तगाल शासन से पुलिस कार्यवाही के द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में हमारे देश में मिला दिया गया। लेकिन उसके बाद 1962 में गोवा और दमन दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया 12वें संविधान संशोधन के द्वारा। लेकिन उसके बाद तो 1962 से 1987 तक गोवा भारत में केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था, लेकिन गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया 25वें राज्य के रूप में, ठीक है। तो गोवा 25वां राज्य बना 1987 में, ठीक है। अब उसके बाद 26, 27 और 28 ये 3 राज्य एक साथ बनाए गए, ठीक है। 26वां राज्य बनाया गया 1 नवंबर को, 27वां बनाया गया 9 नवंबर को, और 28वां बनाया गया 15 नवंबर को, और ये बनाए गए 2000 में। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर, 26, 27, 28 ये 3 राज्य 2000 में बनाए गए। और ये कौन कौन से राज्य थे? तो इनका क्रम आप लोग याद रखेंगे, बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए हम यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, उत्तरांचल नाम हुआ करता था उस समय, ठीक है। तो जब ये उत्तराखंड अलग हुआ यूपी से, तो यूपी आप याद रखेंगे जो यूपी से अलग होने वाला है वो बीच में आता है, ये ध्यान रखेंगे। इस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो पहले छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड, ठीक है नहीं। 9 नवंबर में उत्तराखंड का हुआ था यूपी से अलग, और 15 नवंबर में झारखंड, तो झारखंड अलग हुआ था बिहार से, ठीक है। झारखंड बिहार से अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से, यहाँ एमपी है, यहाँ यूपी है, और फिर इधर बिहार है, इधर यूपी है, नीचे मध्य प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग किया गया, और बिहार से, यहाँ बिहार है, बिहार से नीचे झारखंड,
ठीक है ना। बिहार से नीचे की तरफ झारखंड को अलग किया गया और उत्तराखंड जो इधर वाला ये इलाका है ये यूपी का ही इलाका था, तो इसे यूपी से अलग किया गया उत्तराखंड को, ठीक है ना। उत्तराखंड को किससे अलग किया गया? उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया, ठीक है। तो इसके लिए आप डेट याद रखेंगे, 1 नवंबर 2000 में उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया, 9 नवंबर 2000 में 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया, 9 नवंबर 2000 में उत्तराखंड को यूपी से अलग किया गया और 15 नवंबर 2000 में झारखंड को बिहार से अलग किया गया, ठीक है ना। उत्तराखंड यूपी से, झारखंड बिहार से, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से। समझ में आई? अब इससे आगे जानेंगे हम भैया 2 जून 2014 में, 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, ठीक है ना। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ 2 जून 2014 में और ये 29वां राज्य बना भारत का। कौन सा राज्य बना ये भारत का 29वां राज्य बना। तो 2 जून 2014 में तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि इसे अलग करने की सारी शक्ति, सीमाओं में परिवर्तन करना, वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग संसद की पावर है। तो आंध्र प्रदेश के मना करने के बाद भी इन्होंने अपना ये राज्य अलग कर दिया, ठीक है ना। तो ये 29वें राज्य के रूप में आया। अब 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हैं उसे समझिए। देखिए, जो ऊपर का ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर वाला जो हिस्सा है, इस जम्मू कश्मीर में जो है, इस जम्मू कश्मीर में एक तो इधर राज्य का जो है अभी 5 अगस्त 2019 अगस्त 2019 में जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए जम्मू कश्मीर राज्य में से। तो जम्मू कश्मीर राज्य हुआ करता था, तब तक 29 राज्य थे। कितने राज्य थे? 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन क्या हुआ कि अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर का विभाजन कर दिया गया, जब 370 हटाई गई है, ठीक है। तो तभी इसका विभाजन करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए और जम्मू और कश्मीर में विधानसभा है और लद्दाख में विधानसभा नहीं है। 2 जिले लेह और कारगिल लद्दाख में है और 20 जिले इसमें है। टोटल 22 जिले हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहां पर क्या हुआ, 7 और 2 9, तो इस तरीके से 9 केंद्र शासित प्रदेश बन गए और राज्य कितने हो गए? 28। लेकिन फिर बाद में क्या किया गया कि दमन और दीव, दमन व दीव तथा दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली, इन्हें जो है, इन्हें क्या कर दिया गया? इन्हें एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जो कि 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, एक दमन एवं दीव और दूसरा दादरा एवं नागर हवेली। ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे, इन्हें एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो इस तरीके से कितने हो गए? 9 में से 1 घटा दो, 9 - 1 मतलब 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, जो कि वर्तमान में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब भैया देखिए, अब हम जानते हैं इसके बारे में। देखिए, जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे 1956 में, तो वो 7वां संविधान संशोधन हुआ था। 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है। उसके बाद 10वां संविधान संशोधन हुआ, 10वां संविधान संशोधन। तो 10वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? दादरा एवं नागर हवेली, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया, दादरा एवं नागर हवेली, दादरा एवं नागर हवेली को 1961 में 10वें संविधान संशोधन 1961 के द्वारा दादरा एवं नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। इस केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। अब ये क्या था? इससे पहले ये 1954 में पुर्तगाल का शासन था यहाँ पर, ठीक है ना।
यहाँ पर भी पुर्तगाल का शासन हुआ करता। देखिए पुर्तगाली जो है, पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और पुर्तगाली भारत से सबसे पहले गए, ठीक है ना। भारत में जो भी यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, उन सभी यूरोपीय कंपनियों में पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए 1498 ईस्वी में। मतलब लगभग इन्होंने 400 साल भारत पर राज किया, ठीक है ना। लगभग इन्होंने 400 साल भारत पर राज किया, मतलब कुछ हिस्से पर राज किया, लेकिन हाँ 400 साल में भारत से गए, ठीक है ना। तो पुर्तगाल ने जो है, पुर्तगालियों ने 1954 में इसे छोड़ा, दादरा एवं नागर हवेली को, और ये 1954 से 1961 तक अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में भारत में मिला लिया गया। किस रूप में? अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में, ठीक है। उसके बाद 1961 में दादरा एवं नागर हवेली को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद हुआ 12वां संविधान संशोधन। तो 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा एवं 12वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा एवं दमन और दीव, गोवा एवं दमन और दीव को भी क्या कर लिया गया? इन्हें जो है 1962 में, 12वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा गोवा एवं दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, जो कि 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा ये पुर्तगाल से अलग किए गए थे। मतलब पुर्तगाल के चंगुल से छुड़ाए गए थे, पुर्तगाल की गुलामी से इन्हें आजाद किया गया था। कि हमारा देश 1947 में आजाद हो गया था, लेकिन यहाँ पर पुर्तगाल का शासन 1961 तक रहा है। कब तक रहा है? 1961 तक। तो लास्ट में 1961 में इन्हें यहाँ से भगाया गया। 1954 में जो है इन्होंने दादरा एवं नगर हवेली को छोड़ा, और 1961 में इन्होंने जो है गोवा तथा दमन एवं दीव को 1961 में पुलिस कार्यवाही के द्वारा भगाया गया। फिर 1961 से 1962 तक जो है ये अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में भारत में शामिल रहा, और 1962 में इन दोनों को 12वां संविधान संशोधन करके गोवा और दमन दीव को क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पीछे में राज्यों में करा चुका हूं कि 1987 में गोवा क्या हो गया था? 1987 में गोवा 25वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया गोवा को, ठीक है ना। 1987 में गोवा, तो 1962 से 1987 तक गोवा क्या था? केंद्र शासित रूप में, ठीक है। उसके बाद 14वां संविधान संशोधन के द्वारा पुदुचेरी, जो पहले पांडिचेरी हुआ करता था, पुदुचेरी जो है जो पहले पांडिचेरी हुआ करता था, 14वें संविधान संशोधन 1962 में जो है इसे भी क्या कर लिया गया? इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, जो कि 1954 में फ्रांस द्वारा हस्तांतरित किया गया था, ठीक है ना। फ्रांस ने ये हमें जो है भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया था, जहां पर भारत किसका शासन हुआ करता था? फ्रांस का शासन हुआ करता था। तो ये फ्रांस ने जो है भारत हस्तांतरित 1954 में भारत को कर दिया था, और 1954 से 1962 तक ये अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में भारत में रहा, ठीक है ना। अब देखिए, अब कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं, कुछ को ये हो सकता है कि ये अधिग्रहित क्षेत्र क्या है। देखिए, एक तो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन एक और कैटेगरी भी है अधिग्रहित क्षेत्र, ठीक है ना। अधिग्रहित क्षेत्र इस समय हमारे भारत के पास कोई अधिग्रहित क्षेत्र नहीं है, जो हमने राज्य नहीं बना रखा और वो हमने जो है होल्ड पे रखा हुआ है, अधिग्रहित क्षेत्र है। तो ऐसा कोई अधिग्रहित क्षेत्र हमारे भारत में नहीं है। नहीं तो भारत, अगर कोई बाहर से क्षेत्र हम भारत में मिलाते हैं तो उसे शुरू में ही राज्य ना बना के उसे अधिग्रहित क्षेत्र के रूप में रखा जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से लगभग हम तीन कैटेगरी कह सकते हैं कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र, तीन कैटेगरी होती हैं, ठीक है ना। तो ये अधिग्रहित क्षेत्र यानी कि जिसका हमने अधिग्रहण कर लिया है, ठीक है ना, जिसे हमने ऑक्यूपाई कर लिया है, ठीक है, तो वो अधिग्रहित क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए, अब हम लोग जो है कुछ राज्यों के नामों में परिवर्तन समझते हैं। कुछ राज्यों के नामों में परिवर्तन भी हुआ है, जैसे कि आप आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आपने पढ़ा है कि राज्यों के नामों में परिवर्तन करना संसद की शक्ति है। आर्टिकल 3 इस बात को कहता है। तो उसी संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए कुछ राज्यों के नामों में परिवर्तन किया, जैसे कि जनवरी 1950 में नाम में परिवर्तन हुआ। एक राज्य हुआ करता था संयुक्त प्रांत। कौन सा हुआ करता था? संयुक्त प्रांत। तो ये संयुक्त प्रांत जो है ये अब कहलाता है उत्तर प्रदेश, मतलब यूपी, ठीक है ना। उसके बाद 1956 में त्रावणकोर कोचीन हुआ करता था, जो त्रावणकोर कोचीन, वो आज कहलाता है केरल। क्या कहलाता है? केरल।
उसके बाद 1969 में जो मद्रास हुआ करता था 1969 तक, वो आज कहलाता है तमिलनाडु। क्या कहलाता है वो? तमिलनाडु। उसके बाद 1973 में जो हुआ करता था मैसूर, वो आज कहलाता है कर्नाटक। ठीक है ना, वो आज कहलाता है कर्नाटक। 1973 में ही जो हुआ करता था कभी लक्षद्वीप और मिनिकाय तथा अमीनी द्वीप के नाम से था। ठीक है ना, ये द्वीप है वहां के, वो आज कहलाता है लक्षद्वीप समूह पूरा। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है? वो आज पूरा लक्षद्वीप समूह कहलाता है। तो ये इन द्वीपों के नाम से ही इसका नाम जाना जाता था। तो ये भी 1973 तक लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनी द्वीप के नाम से जाना जाता था, जो लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, और उसके बाद 1973 के बाद फिर अगला राज्य जो है, एक और राज्य का परिवर्तन हुआ 1992 में। ठीक है, 1992 में जो पहले दिल्ली कहा जाता था, वो अब कहा जाता है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, तो 1992 में दिल्ली का नाम बदल के हुआ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, हाँ अभी 2-3 मिनट हो जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली। ठीक है, उसके बाद 2006 में, उसके बाद 2006 तक पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, पांडिचेरी, यहाँ पांडिचेरी जो है 3 राज्यों में है, वो मैं आपको ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा। ठीक है, 3 राज्यों में विस्तार है पांडिचेरी का। तो पांडिचेरी जो राज्य हुआ करता था, ये पांडिचेरी राज्य अब कहलाता है, अब इसका नाम है पुदुचेरी 2006 से। ठीक है, उसके बाद 2007 तक जो 2000 में बना था उत्तरांचल, उसका नाम हुआ था उत्तरांचल, नाम हुआ करता था, और ये अब हो गया है उत्तराखंड। अब इसका नाम है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड से ये हो गया उत्तरांचल। और 2011 में, ठीक है, 2011 में आप लोगों का एक और था उड़ीसा। ठीक है, जिसका नाम उड़ीसा हुआ करता था, उसका नाम है ओडिशा। अब उसका नाम ओडिशा हो गया है। ठीक है, तो ये आप लोग जो है, इन्हें जो है, ये आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि बताइए पुदुचेरी का नाम, पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी कब हुआ? 2006 में। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ? 2007 में। ठीक है, उड़ीसा का नाम ओडिशा कब हुआ? 2011 में। ठीक है, तो ये चीजें भी आप लोग याद रखेंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। ठीक है, जिसे कि संसद ने अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, जो आर्टिकल 3 में दिया हुआ है, उस आर्टिकल 3 का जो है प्रयोग करते हुए संसद ने इन नामों में परिवर्तन किया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने जो है बड़े ध्यान से इसे पढ़ा होगा। और थैंक यू, धन्यवाद। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। ओके, थैंक यू।